नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष नरेंद्र बोलर जी। इनसे जानते हैं कि बिलासपुर शहर कांग्रेस में क्या चल रहा है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कांग्रेस पर एक खास रिपोर्ट। प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर न्यायधानी बिलासपुर, जहां की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस का गढ़ रहे इस जिले में राज्य बनने के बाद भाजपा का वर्चस्व है, जिसकी वजह कांग्रेसियों के बीच आपसी मतभेद को बताया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इसी जिले से आते हैं, जिसकी वजह से पार्टी में शहर की राजनीति में उनकी खासी दखल है और इसी वजह से जिले में संगठन गुट और जोगी खेमा आपस में उलझा रहता है। पहले जोगी गुट के नेताओं का जिला संगठन में कब्जा था, तब प्रदेश संगठन गुट के नेता पार्टी के जिले में होने वाले आंदोलनों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन हालात बदले और अब संगठन गुट का जिले की राजनीति में दखल है। ऐसे में जोगी गुट के नेताओं ने जिले की राजनीति से अपनी दूरी बना ली है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ता है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद निगम और पंचायत चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी को उनके ही कार्यकर्ताओं की यही आपसी गुटबाजी ले डूबती है। हालांकि कांग्रेसी हमेशा की तरह पार्टी में मतभेद न होने का राग अलापते हैं और इसके लिए भी विरोधी पार्टी भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके मुताबिक अब हालात बदल रहे हैं। भाजपा के कार्यकाल से जनता परेशान है और अब की बार वे चुनाव में कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे हैं। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज़, बिलासपुर। और इस रिपोर्ट के बाद अब चर्चा करते हैं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नरेंद्र बोलर जी से। बोलर जी, आपका स्वागत है। बोलर जी, ये बताइए, कांग्रेस में जिस तरह से अब एक पैटर्न चल पड़ा है, विवाद हमेशा होते रहता है, विवादों से नाता जुड़ा रहता है, क्या वजह है कि इस तरह की विवाद सामने आते हैं? देखिए, कांग्रेस एक देखा जाए तो बहुत प्रजातांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस में प्रजातंत्र का पालन होता है। इसमें कहीं पर किसी प्रकार से पाबंदियों का जो खेल दूसरे पार्टियों में चलता है, ऐसा नहीं होता है। न तानाशाही न हिटलरशाही चलता है जी। इसलिए सब लोग अपने मन की बात को जो है खुलकर बोलते हैं जी। और यही कारण है कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक पार्टी के नाम से, सबसे बड़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक मैसेज ऐसा चला जाता है कि आपस में जो गुटबाजी है वो चरम पे है, या एक जोगी गुट है, एक संगठन गुट है और काफ़ी विवाद है, ऐसा समझ में आता है जो बाहर निकल के आता है। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं इसको गुटबाजी के रूप में नहीं लेता, इसको अपने मत के रूप में लेता हूँ कि जो लोग अपने मत को धरते हैं कि यहाँ पर अपने मन के विचारों को सामने लाते हैं। और इसको मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं, अपना अपना मत है और उसको जो विपक्ष जो है उसको गुटबाजी के नाम से प्रसारित करती है। तो चलिए ये मान लेते हैं कि ये विपक्ष की चाल है, तो क्या आप लोग सामंजस्य बनाने की कोशिश नहीं करते? एक तरफ अमित जोगी आंदोलन करता है, एक तरफ आप लोग आंदोलन करते हैं, क्या संगठन इसमें सामंजस्य बनाने की कोशिश नहीं करता है? नहीं, अमित जोगी ने जो अपना आंदोलन को चलाया आउटसोर्सेस का जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और ये जो सरकार है युवाओं को छत्तीसगढ़ में भर्ती ना करके, यहाँ के युवाओं को ना लेकर अदर स्टेट से लाकर यहाँ पर रोजगार को देने का उन्होंने विरोध किया है। इसकी जानकारी मेरे जानकारी के अनुसार उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी थी और शहर कांग्रेस कमेटी को भी उन्होंने लेटर लिखा था कि हम यहाँ पर ये आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई गुटबाजी जैसी बात नहीं है। जनता के पक्ष में जो काम है, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के पक्ष में जो काम है, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी भी किसानों के मामले में, मजदूरों के मामले में, राशन कार्ड के मामले में लगातार लड़ाई लड़ते हैं और आउटसोर्सेस की भी लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए, 3 चुनाव हो गया, आप सत्ता से दूर हैं विधानसभा में, उसके अलावा निगम में आपकी सत्ता थी, वहाँ से भी आप हाथ धो बैठे, ग्रामीण इलाकों में भी सत्ता आपकी कमजोर पड़ी। क्या कांग्रेस का जनता विरोध कर रही है या जनाधार कम होते जा रहा है कांग्रेस का? देखिए, इस मामले में
मेरा जो सोचना है कि एक समय था भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बेवकूफ़ बनाया प्रदेश की जनता को। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जो बहुत छोटा बोलना तो मेरा शायद गलत होगा, बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ से जा रही है, तो उन्होंने महिलाओं के नाम से लाखों की तादाद में राशन कार्ड बनाया कि हम आपको 35 किलो चावल देंगे। और जैसे ही चुनाव जीते, आप देखिए कि उस चुनाव में जीतने के बाद 11 लाख गरीबों के राशन कार्ड को काट दिए गए और छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोट में और कांग्रेस और बीजेपी के वोट में मात्र 0.7 का डिफरेंस था, जो लगभग 1 लाख वोट से छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 11 लाख राशन कार्ड को अवैध मानकर उसको काटा गया। तो उस प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी ही नहीं है। लेकिन धूर्तता की वजह से और अपनी चालबाजी की वजह से उन्होंने जनता को लुभाया और भी महिलाओं के नाम से महिलाओं को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद उनके राशन कार्ड को उन्होंने काट दी। तो आप लोगों से कहाँ चूक हो जाती है? आप लोग विरोध क्यों नहीं करते इन चीज़ों को? जब समझ रहे हैं आप यहाँ से इस तरह की धूर्तता हो रही है, सरकार धोखे में रख रही है लोग, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? चुनाव जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत गई और सरकार बनी, उसके बाद हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने राशन कार्ड की जो कटौती हुई थी, 11 लाख राशन कार्ड को जो प्रदेश में काटा गया, उसका उन्होंने बड़ा जन आंदोलन किया था। बिलासपुर के सिविल लाइन में हम आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी ने और खुद खास भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष जी बिलासपुर आए हुए थे और सिविल लाइन थाने में हम लोगों ने इसके खिलाफ जो राशन कार्ड जिनका काटा गया था, हजारों की तादाद में हम लोगों ने FIR दर्ज कराई, जिसको सरकार आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। शहर की बात करते हैं, बिलासपुर शहर में जिस तरह से प्रोग्रेस होना था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसके बाद से शहर में जो प्रोग्रेस होना था, क्या लगता है आपको जब से सत्ता में है बीजेपी, शहर का प्रोग्रेस हो पा रहा है? देखिए, मैं तो इस मामले में ये बोलना चाहूँगा कि बिलासपुर की जनता का और बिलासपुर के रहने वाले लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय श्री अमर अग्रवाल जी यहाँ के विधायक बने, यहाँ के मंत्री बने, उसके बाद बिलासपुर जो है रायपुर और दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव से काफ़ी पिछड़ चुका है। आप उस समय जाइए जिस समय मध्य प्रदेश थी और मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ आता था, तो उस समय संसाधनों की आर्थिक स्थिति की बहुत कमी थी। उसके बाद भी हमारे पूर्व जो मंत्री थे विधायक आदरणीय BR यादव जी ने विकास के कार्य में बहुत काम किया। कि आपको बताना चाहूँगा, ACCL का मुख्यालय और आपका यूनिवर्सिटी, अरपा नदी में 4 पुल का निर्माण करवाया, राजकिशोर नगर की पूरी बसाहट, एक नया जिसको बिलासपुर कहा जाता है, और आपका ये देवरी खुर्द, नर्मदा नगर और आपका व्यापार विहार। नहीं, वो तो ऐसे नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो उस समय एकदम नहीं संसाधनों की कमी की वजह से, कमी के रहने पर भी, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने पर भी हमारे नेताओं ने, हमारे मंत्रियों ने इतना काम किया। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, पैसे की कमी नहीं है। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर संसाधनों की अब कमी नहीं है, तो क्या नेताओं में कमी है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आने चाहिए या जिस तरह से विकास बिलासपुर का होना चाहिए वो नहीं कर रही है सरकार, बावजूद उसके जनता उनको चुन रही है? देखिए, मैं अभी क्या बोला कि जिस प्रकार से राशन कार्ड के मामले में सरकार ने फर्जी राशन कार्ड बनाकर चुनाव जीती, वैसे ही कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अमर अग्रवाल जी कभी अरपा प्रोजेक्ट का सपना दिखलाए, कभी सीवरेज का सपना दिखलाए, तो कहीं बिलासपुर को मैं पेरिस बना दूंगा सपना दिखलाए। तो लगातार इनके सपना दिखलाने को भी जनता अब समझ चुकी है। नहीं, तो ये तो हमेशा गिनाते हैं कि यहाँ पर सीवरेज प्रोजेक्ट आया प्रदेश में सबसे पहले, अरपा प्रोजेक्ट आया, खेल परिसर का निर्माण इसी शहर में किया जा रहा है, तो वो तो एक प्रोजेक्ट बता रहे हैं ना कि ऐसा विजन है उनके में और ये शहर प्रोग्रेस की ओर है।
देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब जो वर्तमान जो समय है, बिलासपुर की जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि ऑडिटोरियम 2 साल का प्रोजेक्ट था जी, वो आज 7वां साल चल रहा है, जिसकी लागत 2-3 गुना बढ़ चुकी है जी। आपका सीवरेज जो प्रोजेक्ट था 3 साल का प्रोजेक्ट था, जिसकी लागत 2 से 2.5 गुना बढ़ चुकी है। और इसी प्रकार से अरपा प्रोजेक्ट में तो मैं तो ये बोलूँगा कि अब जो अत्याचार हो रहा है बिलासपुर की जनता के साथ, और सीवरेज के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में, तो अब इस बार जनता माफ नहीं करेगी। अरपा प्रोजेक्ट में आप देखिए 7 साल से 200 मीटर तक का रजिस्ट्री पर बेन लगा कर रखा गया है जी। अब आप ये देखिए 200 मीटर पर जब 7 साल से बेन लगा कर रखा गया है रजिस्ट्री पर, तो वो प्रोजेक्ट है कहाँ? 6 करोड़ रुपया हमने आरटीआई के तहत निकाला है। 6 करोड़ रुपया सर्वे के नाम से अरपा प्रोजेक्ट का पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन 6 ठो ईटा नहीं रखा गया जी। उसी प्रकार से सीवरेज के मामले में लागत जो है डबल तिबल बढ़ चुकी है, और उसकी जो समय सीमा है जिसमें लोग मर रहे हैं और कईयों का हाथ पैर टूट रहा है, वो उसका समय सीमा भी 7वां-8वां साल होने जा रहा है। आप छोटा सा देख लीजिए ऑडिटोरियम, जितने बड़े बड़े लोगों के निजी बंगले हैं, वो उस ऑडिटोरियम की लागत बढ़ चुकी है, वो 7 साल होने जा रहा है जी। तो क्या मैं ये बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मंत्री बैठे लोग और बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल को क्या एक काम करने के लिए उनको हम 10-10 बार जीता है नहीं, या उनको 25 साल 30 साल चाहिए? जो काम 2-4 साल का है उसको 15 साल में चौथा चुनाव जीतने के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य, हमने पहले ही कहा। अब जो हमारे पास रिपोर्टें आ रही है, इस बार बिलासपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और मंत्री को, यहाँ के विधायक को उखाड़ के फेंकेगी, मेरा विश्वास है। नहीं, आपका ये कहना सही है कि यहाँ जो काम चल रहे हैं वो काफ़ी डिले हो रहे हैं, तो क्या विपक्ष की एक भूमिका नहीं बनती है कि उनको सही रास्ता दिखाए, जो यहाँ के जो प्रशासन है उनको सही रास्ता दिखाए? आप विरोध करते हैं प्रोजेक्ट सीवरेज का, फिर अरपा प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, सारा विरोध आपका धरा का धरा रह जाता है और कभी उसको बंद कर दिया जाता है अचानक। देखिए, क्या वजह है इसकी? हमारा विरोध सीवरेज से नहीं है जी, हमारा विरोध अरपा प्रोजेक्ट से नहीं है, हमारा विरोध ऑडिटोरियम से नहीं है, हमारा विरोध शहर की रोड बनाने से नहीं है। हमारा विरोध ये है कि एक रोड जो है बार बार उखाड़ के बार बार क्यों उसका टेंडर किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? उसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। हमारा विरोध ऑडिटोरियम बनाने से नहीं है, हमारा विरोध ऑडिटोरियम में जो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर बन के तैयार हो जाना था, उसकी लागत को क्यों बढ़ाया गया, उसको जानबूझ के डिले क्यों किया? जितना काम डिले होगा उतनी उसकी लागत बढ़ेगी। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे आपका पैसा है, हमारा विरोध उससे है। हमारा विरोध हमारा विरोध अरपा प्रोजेक्ट का, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, हमारा विरोध जो है अरपा प्रोजेक्ट से नहीं, हमारा विरोध जो है जब अरपा प्रोजेक्ट में 6 ठो ईटा नहीं रखा गया, 7 साल से उस मामले को लेकर आपने सिर्फ जनता पर ब्रेक क्यों लगाया? अरपा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, मैं उनके घर में भी शादी ब्याह है, उनके घर में भी बीमारी है, मंत्री है, उनको सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते, बताते क्यों नहीं कि काम करिए? नहीं, तो वही तो बता रहा हूँ कि उनके अरपा प्रोजेक्ट में जो प्रभावित घर हैं, उनके घर में कई बच्चों की शादी का कार्यक्रम रुका हुआ है, या कई लोग कर्जा लेके शादी कर रहे हैं, या कई लोग बीमारी है अपना घर नहीं बेच पा रहे हैं। तो अगर जिसको पैसे की जरूरत है वो अपनी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और 7 साल से सरकार ब्रेक लगा के बैठी हुई है। 7 साल से माननीय अमर अग्रवाल जी उसको जो है रुकवा के बैठे हुए। अभी तो हद और कर दी जब 29 गाँव को उन्होंने शामिल कर लिया अरपा प्रोजेक्ट में, और उन्होंने फिर ये घोषणा करवा दी कि यहाँ पर अब आपको जमीन बिना अनुमति के आप नहीं बेच पाओगे। तो जिस काम को आप 7 साल कुछ कर ही नहीं रहे, वैसे काम को लेके आप रोक लगा करने का मतलब क्या है? हम लोगों ने समय समय पे आंदोलन किया, समय समय पे इसका विरोध किया। ये सरकार जो है और इसके मंत्री जो है अंधी भी हो गई है, बहरी भी हो गई है, गूंगी भी हो गई है, और लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में इनका तीनों इंद्रिया खुला हुआ है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। स्मार्ट सिटी का अब सपना दिखाया जा रहा है, शहर को स्मार्ट सिटी घोषित करवाया ऐसा कहा जाता है मंत्री जी ने। छत्तीसगढ़ में 2 स्मार्ट सिटी, क्या लगता है स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है अब, जिस तरह से उसमें जमीनी काम शुरू हो गया है? देखिए, स्मार्ट सिटी के मामले में तो मेरा ये सोचना है कि स्मार्ट सिटी जो है अच्छी चीज़ हो सकती है जी, लेकिन सवाल ये है कि निष्क्रिय मंत्री, निष्क्रिय महापौर और विधायक बिलासपुर शहर में बैठे हुए हैं, जिनको हम यहाँ की जनता 4 बार चुनाव जितवा कर बैठा ली, एक काम कोई पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
तो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है और स्मार्ट सिटी में होना क्या है वो तो इसको ये लोग ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं उससे हट के बात करूं, चलिए मैं बोलता हूं वो कॉन्सेप्ट और आपको क्या होना वो आपके पास है भी, तो इनकी निष्क्रियता से की वजह से लगता है कि बिलासपुर को जो स्मार्ट सिटी का अगर दर्जा मिलता है, अभी पूर्ण तरीके से नहीं मिला, अभी तो इनका अनेक प्रकार से सर्वे चल रहा है, अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं, लगता भी नहीं है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर मिलता है तो उसको आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरा कर सकती है, ये अमर अग्रवाल जी हमारे विधायक जी मंत्री ये तो पूरा नहीं कर सकते, ये तो मेरे को पूरा विश्वास है। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी में एक बड़ी चीज ये है कि 1000 करोड़ रुपए मिलना है और उस 1000 करोड़ रुपए में 200 करोड़ रुपया इनको जब स्मार्ट सिटी में सिलतप्पर लग के बिलासपुर में आ जाएगा कि स्मार्ट सिटी बनना है, तब 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो 200 करोड़ रुपया में 50 करोड़ रुपया बिलासपुर की जनता को देना है टैक्स के रूप में, और 50 करोड़ रुपया आपको राज्य शासन को देना है। तब कहीं जाकर 100 करोड़ रुपया केंद्र से मिलकर 200 करोड़ रुपया बिलासपुर को दिया जाएगा। ऐसा करके 5-6 किस्तों पे पैसा आएगा। तो अभी तक के जितने भी काम है, चाहे सीवरेज प्रोजेक्ट ले लीजिए और अन्य प्रोजेक्ट को आप ले लीजिए, तो सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ। लगता है स्मार्ट सिटी भी भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ने वाला है। आगे जो चुनाव आने वाला है, जो चुनाव की तैयारी, एक बार चुनाव होता है फिर दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है देश में, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर कांग्रेस जाएगी? खास करके जो बिलासपुर जिले की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ध्यान दिया जाए? बिलासपुर में तो बहुत स्पष्ट है। आज यहाँ का किसान बहुत त्रस्त है, यहाँ के मजदूर बहुत परेशान है। जिस चावल के राशन के माध्यम से चुनाव जीत के आए ये लोग, बड़े बड़े सपने दिखा के और फर्जी राशन कार्ड बनाकर सारी जनता जो है इनको जवाब देने के लिए तैयार है। और शहर का जहाँ तक सवाल है तो अमर अग्रवाल जी हमारे मंत्री और महापौर जी ये फेलवर साबित हो रहे हैं पूरी तरह अपने वर्किंग पे और आने वाली योजना पे भी। इनके ऊपर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर से देश का विश्वास उठ गया है, उसी प्रकार से अब यहाँ पर अमर अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास उठ चुका है। ये तो ठीक है कि भाजपा से लोगों का विश्वास उठ गया, लेकिन जो कांग्रेस में आपसी जो गुटबाजी है, जो सामंजस्य नहीं है, एक गुट कुछ और कहता है, दूसरा गुट और कुछ, उस पर सामंजस्य बैठाने के लिए कैसे करेंगे? क्योंकि आप आपस में ही लड़ते रहते हैं। देखिए, मैं पहले बोला कि बहुत सारी बातें ऐसी है जिसको विपक्ष जो है गलत तरीके से अपने एजेंट के द्वारा जो है उसको बाजार में उनके द्वारा फैलाया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। कुछ विचारधारा है, अलग अलग हो सकता है, उस पर कोई दो मत नहीं है, लेकिन अभी सरकार में नहीं है तो निश्चित तौर पे हम विपक्ष कमजोर है और कमजोर के ऊपर हमला हो रहा है और होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ इससे हम लोग मजबूत हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और यही हमारी जो मजबूती है, जो हमारे इस दिनों का विपक्ष में रहने का, वो बहुत ताकतवर रूप में उभर कर हम सामने आएंगे। एक बात और है, मैं शहर के संबंध में बोलना चाहता हूँ कि पिछला जब विधानसभा चुनाव में हमारे मंत्री जी ने कहा कि 19,000 करोड़ रुपया मैंने इस शहर में विकास में लगाया है। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि अगर 19,000 करोड़ रुपये का बिलासपुर शहर की स्थिति ये है कि लोग चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, लोग घर से निकलते हैं तो सोचते हैं मैं घर में सही सलामत जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है। तो स्मार्ट सिटी के नाम से 200 करोड़ रुपया अगर हमको आने वाले साल में मिल ही जाएगा तो 1900 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया में बिलासपुर शायद वो स्मार्ट सिटी का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। तो सवाल ईमानदारी का है। मैं इसीलिए बोला कि बिलासपुर में स्मार्ट सिटी का सपना कांग्रेस ही पूरा करेगी। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतना पैसा यहाँ पर आया, पैसा आया तो गया कहाँ पर और कौन उसको खर्च कर रहा है, कहाँ चला जा रहा है पैसा आपके हिसाब से? मैं पहले बताया कि एक चौक को तोड़ा जाता है फिर बनाया जाता है। कौन करता है? एक रोड को आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरी तरह ठेकेदार हैं जो पैसा खा, पूरी तरह भ्रष्टाचार का खेल है जी। आप गौरव पथ को देख लीजिए जी, जो हमारा बन रहा है आज वो पूरी तरह फेलवर हो चुका है। और आपको और बता रहा हूँ कि इस सीवरेज के मामले में भी हमारे पास रिपोर्ट ये है कि सीवरेज प्रोजेक्ट भी इनका फेल हो चुका है। नहीं, सीवरेज प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसमें उस समय तो आपकी सरकार थी निगम में, तो उस समय आप लोगों ने क्या उसमें काम क्यों नहीं कराया?
उस समय माननीय अमर अग्रवाल जी सारा दोष कांग्रेस के एक महापौर के ऊपर डालकर बसते रहे, जबकि इनकी सरकार थी स्टेट में, ये उसके मंत्री थे, ये उसके विधायक थे। अब तो सेंट्रल में भी इनकी सरकार है, तो अब ये नहीं बच सकते। अब ये गलत बयानबाजी करके अब नहीं बच सकते अपनी जवाबदारी से, न भ्रष्टाचार की जवाबदारी से बच सकते हैं और न यहाँ के विकास की जवाबदारी से बच सकते हैं। और ये जो इतना पैसा लगने के बाद बिलासपुर की जो स्थिति खराब है, उसके पीछे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। ये निजी लाभ के लिए ये सब योजनाएं को लाई जा रही है और निजी लाभ के लिए और इनके किसी ना किसी सोर्सेस के माध्यम से इसमें ये लोग पैसा कमा रहे हैं। देखिए, संगठन के जब से आप अध्यक्ष बने तब से क्या प्रयास कर रहे हैं संगठन को मजबूती देने के लिए, और आगे आपकी सरकार बने उसके लिए क्या खास होगा? देखिए, जब से मैं अध्यक्ष बना संगठन में निरंतर बैठ के और बिलासपुर की जो समस्याएं हैं उसमें लगातार चर्चा हो रही है। आप देखिए कि नसबंदी कांड का जो कांड हुआ उसमें शहर कांग्रेस कमेटी ने उसको बारीकी को देखते हुए, ग्रामीणों के साथ अन्याय को देखते हुए और बहुत संजीदगी से उस मामले को उठाया, और यही कारण था कि वो मामला राष्ट्रीय स्तर पर गया और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया और सारे लोग यहाँ आए। लेकिन वार भाजपा की सरकार की जिस विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री माननीय अमर अग्रवाल जी थे, उनको इस्तीफा तो छोड़ उनके विभाग तक को इन्होंने नहीं बदला। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके खिलाफ हम लगातार लड़ेंगे। दूसरी लड़ाई हमने बड़े रूप में ये लड़ा कि जिस समय संपत्ति कर का इन्होंने 300 से 400 गुना तक का संपत्ति कर बढ़ाया था, तो उस मामले पे हम लोगों ने सब पार्षदों को लेकर कांग्रेस के और बिलासपुर की जनता को विश्वास में लेकर हम लोगों ने लगातार 20-22 दिन धरना प्रदर्शन किया। उससे बिलासपुर की जनता को लाभ ये हुआ कि उस संपत्ति कर को इनको वापस लेना पड़ा। आज कांग्रेस कमेटी फिर एक बात का विरोध कर रही है कि जिस प्रकार से संपत्ति कर की तरह सफाई कर में इन्होंने बेतहाशा वृद्धि करने को इन लोग की जो योजना चल रही है, जैसे कि विश्वास सूत्रों के साथ हम लोगों को जानकारी मिली है, तो उसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। और संपत्ति कर, सफाई कर, ये दो कर ऐसे हैं कि ये सरकार की जागीर नहीं है, ये व्यक्तिगत हमारा मामला है और हमारे मामले में सरकार आंशिक दखल दे, समझ में आता है। अगर ये हमारे जेब के अंदर डाका डाल के, हमारे घर के अंदर डाका डाल के पैसे को लूटने के बराबर और अगर ऐसी योजना बनाएगी तो इसका कांग्रेस पार्टी बिलासपुर की जनता को लेकर साथ में सड़क की लड़ाई लड़ेगी और विरोध करेगी। और आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार है और जो विकास कार्य में जो शिथिलता चल रही है और जिस योजनाओं में जनता को परेशान होना पड़ रहा है, इसको लेकर आंदोलन करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे नरेंद्र बोलर, जो कि बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जो भाजपा सरकार है, जो योजनाएं चल रही है, उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे लेकर वो आगे आंदोलन करते रहेंगे और जनता के सामने उसके भ्रष्टाचार को लेकर के आएंगे ताकि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सके। तो इस खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार किसी शख्सियत से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरामैन जिया खान के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।